अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मंदिर की बात मुज़म्मिल सोहवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान कियास। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। नया साल, नया आगाज़। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो एनआरएफ के तालिबान पर हमले हैं, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये जो अब जंग छिड़ी है। देखिए, ये जो एनआरएफ है ना, ये नॉर्दर्न अलायंस की जो शुमाली इत्तेहाद है अफगानिस्तान, उन्होंने एक फौज बनाई है, वो ये है अफगानिस्तान से और में तालिबान से लड़ने के लिए। और ये शुमाली इत्तेहाद में जो ये वो लोग हैं जो तालिबान के इक़्तिदार के खिलाफ थे और तालिबान के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसा जी। नहीं है कि पूरा अफगानिस्तान जो है वो अफगान तालिबान के कब्जे में है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अफगान तालिबान को सपोर्ट करता था, तो इसलिए उस ताकत की वजह से अफगान तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा और असर और रसूख और रिट रहती थी। लेकिन जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी हुई है, जब से पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से नाराजगी शुरू की है और दोनों के दरमियान झड़पें भी हुई हैं, सरहदों पर लड़ाई भी हुई है, हमने 6 चेक पोस्टों पर भी कब्जा किया है, फिर ताजिकिस्तान के साथ डीजीआईएसआई की मुलाकात हुई है और एक तासुर बना है कि पाकिस्तान अब अफगान तालिबान के साथ नहीं खड़ा है और पाकिस्तान की कोई सपोर्ट नहीं है अफगान तालिबान को। तो हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में एनआरएफ शुमाली इत्तेहाद की जो फौज है उसकी कार्रवाइयां बहुत बढ़ गई हैं। कल भी अब वो काबुल तक पहुंच गए हैं और काबुल में अफगान तालिबान के वुज़रा को निशाना बना रहे हैं। पहले उनकी जो कार्रवाइयां थी वो दूर दराज इलाकों में हिरात इधर उधर थी, लेकिन वो काबुल तक नहीं थे और काबुल में अफगान तालिबान की रेड थी। लेकिन अब उनके एनर्जी मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर को और उनके मिनिस्टर्स को अफगान तालिबान के जो वजीर हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है और एनआरएफ जो है वो काबुल तक पहुंच गई है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर एनआरएफ की कार्रवाइयां बढ़ती गईं तो अफगान तालिबान के लिए खुद को अपना अफगानिस्तान पर कब्जा रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कुव्वतें जो हैं वो अफगान तालिबान के खिलाफ थी और वो अफगान तालिबान का कब्जा खत्म करना चाहती हैं जो अफगानिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि अफगान तालिबान के साथ था, लिहाजा वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब अगर पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ नहीं है और ये बात साबित हो जाती है और पाकिस्तान अफगान तालिबान के मतलब सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा तालिबान के लिए अपना अफगानिस्तान पर कब्जा भी रखना और अपनी रिट भी रखना। आप पिछले 2 दिनों में एनआरएफ की कार्रवाइयां देखें, काबुल तक वो आपको नजर आएंगे और काबुल में स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर उनके हमले नजर आएंगे और सेंटर ऑफ द काबुल में उनके हमले नजर आएंगे, इधर उधर बाकी अफगानिस्तान पर भी उनके हमले नजर आएंगे। मेरे ख्याल में उनके लिए ये जो है ये कोई इतना अफगान तालिबान के लिए अच्छा शगुन नहीं है। जैसे मैं कल की बात करूं तो उन्होंने एक कॉन्वॉय पर काबुल में हमला किया है जिसमें जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी का था, और ये जी। काबुल के अंदर उन्होंने उनके मिनिस्टर ऑफ एनर्जी पर हमला किया है। और फिर 2 दिन पहले उन्होंने जो है हेरात में तालिबान और एनआरएफ के दरमियान बकायदा लड़ाई हुई है, जिसमें तालिबान का काफी जानी नुकसान हुआ है। और ये 29 दिसंबर से ये लड़ाई जो है वहां पे हेरात में जारी है। इसी तरह तालिबान टेररिस्ट के कमांडर ने का और वो इंजर हुए हैं, और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जो जो काबुल पर 4 दिन पहले उन्होंने हमला किया है उसमें भी तालिबान के लोग मारे गए हैं और अफगान तालिबान के लोग और जख्मी हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ी है अफगान तालिबान के साथ, हमें एनआरएफ जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है उसकी अफगानिस्तान में कार्रवाइयां भी बढ़ती नजर आई हैं और वो ज्यादा कुव्वत और ताकत से अब अफगान तालिबान पर हमला कर रहे हैं। लिहाजा जो लोगों का ये ख्याल था ना कि अफगान तालिबान को तो अपने मुल्क के अंदर कोई मसला ही नहीं है, उनकी बहुत रिट है, तो ऐसी बात नहीं है।
उनके लिए काबुल को होल्ड करना भी मुश्किल होता जा रहा है हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान की सपोर्ट ना रही अफ़गान तालिबान को, तो अफ़गानिस्तान के अंदर उनके लिए अपनी रेट और अमन बरकरार कर रखना आसान नहीं रहेगा। जो तालिबान मुखालिफ कुव्वतें हैं, वो तो सिर्फ़ पाकिस्तान के खौफ की वजह से अफ़गान तालिबान को कुछ नहीं कहती थीं। और अगर ये साबित हो जाए कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ नहीं खड़ा है और पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की कोई मदद नहीं करेगा। आईएसआई अफ़गान तालिबान की मदद नहीं करेगी, पाक फ़ौज अफ़गान तालिबान की कोई मदद नहीं करेगी, तो एनआरएफ वाले तो खुलकर अफ़गान तालिबान पर हमला करेंगे। अभी तो वो यही डरते थे कि अगर हम इनके ऊपर हमला करेंगे तो उधर से पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान की मदद इनको हाथ से ले, पाकिस्तान के फ़ौजी मिल जाएँगे। और फिर आपको पता है जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत बन भी रही थी, तो तब पाकिस्तान का डीजी आईएसआई जो था वो काबुल में मौजूद था और उन्होंने ये हुकूमत बनवाई थी। तो अब अगर ये साबित हो जाए कि पाकिस्तान साथ नहीं है और डीजी आईएसआई जो है पाकिस्तान का वो ताजिकिस्तान में है, काबुल में नहीं है, तो मेरा ये पॉइंट है कि आप एनआरएफ की कार्रवाइयों को फॉलो करें। आपको अफ़गानिस्तान में जो काबुल में उनकी कार्रवाइयाँ नज़र आएँगी, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले तो तालिबान दौर की सबसे बड़ी बात ये थी कि तालिबान जब आते हैं तो अमन हो जाता है। कोई उनके आगे कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आप पिछले 1 हफ्ते में देखें, तो आपको उनके काबुल में, हेरात में और दूसरी जगह तालिबान पर हमले भी नज़र आएँगे और वो बहुत स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स भी तालिबान पर कर रहे हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये जो अफ़गानिस्तान में नेक्सस है भारत का, दोनों का मिलके पाकिस्तान के खिलाफ, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए हम अफ़गानिस्तान को जो जदीद तरीन असलहा उनके पास पाया जाता है, फिर बेपनाह फंडिंग उनके पास है, हालाँकि वो फाइनेंशियल रिज़र्व्स तो इनके इतने अच्छे नहीं हैं और सबको पता है कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान को बरमला सपोर्ट करता है, हर हाल में। देखिए, पहले ऐसा था कि जो करज़ई की या अशरफ गनी की हुकूमत थी, वो इंडिया के साथ थी और तालिबान जो थे, वो पाकिस्तान के साथ थे। लेकिन हुँ। अब इक्वेशन बदल गई है। अब जो तालिबान हैं, वो भारत के साथ हैं। जो अफ़गान तालिबान हैं, उनका ज़्यादा झुकाव भारत की तरफ है और उनके भारत के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हो गए हैं और वो भारत से पैसे भी ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रो इंडिया फ़ोर्सेस थी, एनआरएफ वग़ैरह, वो अब इंडिया के साथ नहीं है। मैं यही पॉइंट कर रहा हूँ कि जो अब एंटी तालिबान फोर्सेस हैं अफ़गानिस्तान में, उनको अब इंडिया और उन सब की सपोर्ट हासिल नहीं है और वो इसलिए अब तक खामोश थी कि एक तो इंडिया उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, दूसरी पावर्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी और वो पाकिस्तान से भी खौफज़दा थे। लेकिन अगर उनको ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान असल जो ताकत है अफ़गान तालिबान की, वो उनका पाकिस्तान से इत्तेहाद था। और अगर वो पाकिस्तान से इत्तेहाद उनका ख़त्म हो जाता है और ये सब साबित हो जाता है कि पाकिस्तान उनकी मदद नहीं करेगा, तो फिर इंडिया उनके लिए लड़ने तो नहीं आ सकता। इंडिया तो अशरफ गनी की हुकूमत भी नहीं बचा सका था। तो इंडिया को अफ़गान तालिबान की मदद करने तो नहीं आ सकता। वो तो फिर एनआरएफ को काफ़ी काफ़ी कुव्वतें हैं जो एनआरएफ की मदद करेंगी और अमेरिका भी एनआरएफ की मदद को आ जाएगा। पाकिस्तान भी एनआरएफ की मदद करेगा और जितनी दुनिया में एंटी तालिबान फोर्सेज़ हैं वो एनआरएफ की मदद करेंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज एनआरएफ बन के उभर रही है और एनआरएफ स्ट्रांग भी हो रही है और एनआरएफ को अब इंटरनेशनल पावर्स की आशीर्वाद भी होगी और अफ़गान तालिबान ने खुद अपने लिए ये गड्ढा खोदा है। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एट लास्ट जो कुरम तनाज़ा था, वो हल हो गया। दोनों फ़रीक़ैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, उसके नकात भी सामने आए हैं। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, कुरम एजेंसी के धरने पर के मुआहदे पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के किरदार पर बहुत अफ़सोस हुआ है। हुँ। जिस तरह उन्होंने कराची में और इसको फ़िरकावारियत का रंग दिया है। देखिए, कोई सुन्नियों ने धरने दिए हुए थे। उनकी वजह से जो सुन्नी फ़िरका पसंद तंज़ीमें हैं, वो भी मार्केट में आ गई और उन्होंने भी मतलब इसको फ़िरकावारियत का रंग दिया। मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन ने इस सारे तनाज़े को दोबारा फ़िरकावारियत का रंग देकर वहाँ पर जो मौजूद अहले तशीह हैं, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा की हैं। वो तीनों तरफ से जो है वो अहले सुन्नत के तरफ हैं शिया और वहाँ शिया जो है वो हॉस्टेज हैं। लेकिन मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन ने ये जो धरने दिए हैं, अब देखिए ना अगर आपने धरन अब वहाँ कुरम में अमन नहीं है।
कुरम में अहले तशी की जिंदगी को खतरा है। इस पर कराची में धरना देने की क्या जरूरत है? जाए ना जरा गंडापुर के दफ्तर के बाहर धरना दें, पेशावर में वजीर आला के घर के दफ्तर के बाहर। हमें भी समझ आए कि आप जो है, चूंकि आपका पीटीआई से इत्तेहाद है और आप पीटीआई को मुश्किल नहीं देना चाहते, लिहाजा आप धरने कराची में दे रहे हैं, जहांग में दे रहे हैं, लाहौर में दे रहे हैं, लेकिन आप जो है पेशावर में वजीर आला के दफ्तर के बाहर धरना देने के लिए तैयार नहीं। जाए पूरे मुल्क से लोगों को कॉल देते हैं कि आए पेशावर पहुंचे, हम गंडापुर के दफ्तर के बाहर धरना देंगे, क्योंकि कुरम में अमन नहीं हो रहा और गंडापुर की जरूरत नहीं है वो कुरम चला जाए। वो पेशावर बैठा है और वहां अमन कायम करने के लिए एक नालायक वजीर आला के तौर पे सामने आया है, तो जाकर पेशावर वजीर आला के दफ्तर के बाहर धरना देते हैं मजलिस वातुल मुस्लिमीन वाले। कराची में दे रहे हैं, इधर उधर दे रहे हैं, ताकि और मुल्क में भी फिरका वारियत को हवा दे रहे हैं। आपको गिला था तो आपको केपी की हुकूमत से गिला होना चाहिए था, जो कुरम में अमन नहीं कायम कर सकी। आपको गिला था तो आप वजीर आला केपी से गिला था। आप धरना देते पेशावर में। आप वहां तो धरना नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि आपका पीटीआई से इत्तेहाद है। आपने उनकी वजह से सेनेट की सीट भी ली हुई है और आप उनके साथ इत्तेहाद में ही बैठे हैं, तो आप उनको कुछ नहीं कहना चाह रहे थे, कराची में जाके आप हालात खराब कर रहे हैं। तो ये भी कोई मुझे मजलिस वातुल मुस्लिमीन की कोई अच्छी और मुस्बत सियासत नजर नहीं आई। और आप खुद देखें कि वो पीटीआई कहती है जी पुरअमन एहतजाज का हक होना चाहिए। तो भाई ये जो बल्दियाती नुमाइंदे पेशावर में एहतजाज कर रहे थे, जिनके ऊपर आंशिक गाज की शेलिंग की गई है और जिनको मारा गया है, वो पुरअमन एहतजाज नहीं कर रहे थे। तो मेरा मतलब है कि पीटीआई की जो केपी हुकूमत है, वो बुरी तरह एक्सपोज़ हुई है कुरम के मामले में। गंडापुर बुरी तरह एक्सपोज़ हुए हैं। ये इस पोज़ीशन में नहीं थी कि उस जिरगे में जाकर बैठ भी सकते। आप हिसाब लगाएँ, वज़ीर आला केपी गंडापुर इस पोज़ीशन में भी नहीं थे, बैरिस्टर सैफ इस पोज़ीशन में भी नहीं थे कि जाकर उस जिरगे में बैठ ही सकते, वहाँ 2 दिन रह के मुआहिदा करा ही देते। ये पेशावर से नहीं निकले हैं और वहाँ जो मुआहिदा हुआ है, उसमें भी रियासत के रेट को बुरी तरह चैलेंज किया गया है। और वो तो ऐसे जैसे मेरा मतलब है कि उन्होंने अबव द लॉ ये मुआहिदा किया है। मैं इस मुआहिदे को कोई पॉजिटिव मुआहिदा नहीं समझता, ना मुझे लगता है इसके नतीजे में कोई अमन कायम हो जाना है। ऐसे मुआहिदे वहाँ पहले भी हुए हैं, वहाँ लड़ाइयों के बाद ऐसे मुआहिदों की काफ़ी एक रिवायत और हिस्ट्री मौजूद है। लेकिन उस हिस्ट्री और उस रिवायत के बावजूद वहाँ पर हर थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा, अब सूरत-ए-हाल ये है कि मुझे नहीं लगता इसके नतीजे में कोई अमन हो जाएगा और मुझे लगता है कि फिर थोड़े अरसे बाद वहाँ पर यही पोज़ीशन होगी, जो एपेक्स कमेटी का फैसला था कि सब असला वापस करेंगे, उसमें भी अभी 15 दिन की मोहलत दी गई है। लोग 15 दिन में अपना असला ठिकाने लगा देंगे, छुपा देंगे और मुझे नहीं लगता कि वो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के हवाले करेंगे। फिर कहा गया है कि आप लाइसेंसी असला रख सकते हैं। फिर अगर लाइसेंसी और नॉन लाइसेंसी की भी एक वहाँ बहस शुरू हो जाएगी कि ये असली है, लाइसेंसी है या नॉन लाइसेंसी है। मेरे ख़्याल में ये कोई इतना अच्छा और इतना कोई ऐसा मुआहिदा नहीं है, जिसके नतीजे में हम ये कह सकें कि वहाँ पर कोई पक्का अमन हो जाएगा। वहाँ मसाइल रहेंगे और वहाँ फिर लड़ाई होने का खदशा रहेगा। देखिए ना, जिन्होंने सड़कें बंद की हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ आप देखें बच्चे मर गए हैं दवाइयाँ ना मिलने की वजह से और ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। वो इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है और केपी की हुकूमत की मुकम्मल फेलियर वहाँ सामने आया, मतलब आप दवाइयाँ तक नहीं पहुँचा सके और आप खुद भी वहाँ जाने की पोज़ीशन में नहीं थे। गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने तो रोज़ पहुँच जाते हैं और कहते हैं इस्लामाबाद आना हमारा हक है। कुरम जाना आपका हक नहीं है। कोहाट के जिरगे में जाकर बैठना बतौर वज़ीर आला आपका हक नहीं है। इस मुआहदे में रेट ऑफ़ द स्टेट को जो है नाफ़िज़ करना आपका हक नहीं था और आप जो है आप इतने दिन मुआहिदा भी लेट होता रहा, कोई एक फ़रीक मानता था, एक नहीं मानता था। पूरे मुल्क में धरने होते रहे, लेकिन मुझे गंडापुर कहीं भी इसमें नज़र नहीं आया। फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि कल 2 जनवरी है, मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा हुकूमत और पीटीआई के माबैन, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? मेरे ख़्याल में कल तो अभी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा। कल अभी वो अपने जो है
मुतालबात वो तहरीरी तौर पर देंगे और फिर हुकूमत उसके लिए एक वक़्त ले लेगी कि अच्छा जी, हम इस पर आपको जवाब देते हैं। और वो जो वक़्त है, उसके बाद फिर देखेंगे कि हुकूमत उन मुआहदों पर क्या जवाब बनाती है और जवाब में हुकूमत क्या मुतालबात पीटीआई के आगे रखती है। अभी तक हमारे सामने सिर्फ़ पीटीआई के मुतालबात हैं। अभी हुँ, देखिए जी, ये वन वे ट्रैफ़िक तो नहीं है कि सिर्फ़ पीटीआई के मुतालबात होंगे। हुकूमत के भी कोई मुतालबात होंगे पीटीआई के साथ। हुकूमत भी मुतालबात रखेगी कि आप मिसा के मईशत करें, आप धरने नहीं देंगे, आप मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। कुछ हुकूमत का एजेंडा भी तो सामने आएगा। मेरे ख़्याल में जब तक हुकूमत का एजेंडा सामने नहीं आता और हुकूमत के मुतालबात सामने नहीं आते, तब तक इन मुज़ाकरात का सही रुख नहीं बनेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो जुडिशल कमीशन बनाने वाला मुतालबा है, वो पूरा नहीं हो सकता। पीटीआई को उससे पीछे हटना पड़ेगा और ये जो रिहाइयों की बात है, वो भी हुकूमत कहेगी कि हमारे इख्तियार में नहीं है। सिर्फ़ इमरान खान को बनी-गाला शिफ्ट किया जा सकता है, उस पर ज़रूर बात हो सकती है, क्या पीटीआई उसके लिए तैयार होगी? उसके अलावा ना 9 मई के मुल्ज़मान को कोई रियायत दी जा सकती है, ना जुडिशल कमीशन बन सकता है। लिहाज़ा मुझे लगता है कि जो पीटीआई के मुतालबात हैं, अगले किसी स्टेज पे अगर पीटीआई मुज़ाकरात में संजीदा हुई तो उन्हें इनसे पीछे हटना पड़ेगा। और अगर वो इन मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे, तो इसका मतलब है कि वो मुज़ाकरात को नाकाम करके ट्रंप के आने के बाद मुल्क में दोबारा फ़साद करवाना चाहते हैं, जिसके लिए एस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है और हुकूमत भी तैयार है। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।